नाच क्लासेस। फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेड, जीआईसी, एनबीएस, नेट, जीआरएफ आदि एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विषय से संबंधित हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय पे भी हमारा एक वीडियो है चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में है? 214 से लेकर 231 तक। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये इसके अंतर्गत ये आता है कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और 215 में है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पहला तो है कि इसके निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तथा किसी भी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तथा दूसरा है कि उसकी अवमानना के लिए किसी भी प्रकार के दंड की शक्तियाँ होगी। यानी ये जो अभिलेख न्यायालय है ये सुप्रीम कोर्ट और यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोनों को ही कहा जाता है। मतलब उनका जो साक्ष्य होगा उसके जो निर्णय होगी उस पर कोई भी कहीं भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता और उसकी अवमानना करने पर वो उसके पास दंड की शक्ति भी है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यानी सर्वप्रथम कौन कौन से उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की। कब? 1862 ईस्वी में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। यानी जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन से अनुच्छेद के तहत रखता है उच्च न्यायालय? वो अनुच्छेद 235 के अंतर्गत। अब ये जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है फ्रेंड्स? वो करता है राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। और पद कैसे त्यागता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्यागता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की या रिटायरमेंट की आयु होती है वो होती है 62 वर्ष। अगला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स अब हम इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बताना है कि क्या सही नहीं है। पहला है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो फ्रेंड्स ये जो सी ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश की तो ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष या डी 58 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में उच्च न्यायालय 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो कथन दिए हैं स्टेटमेंट हैं वो तीनों ही सही है, करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है और एक सुप्रीम कोर्ट है अपने भारत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय,
सी या तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों यानी ईस्ट में, भारत का अगर आपने मैप देखा होगा तो ईस्ट में 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इसमें मणिपुर नहीं दिया हुआ है। कौन सा? मणिपुर। तो इन तीनों में ही उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में नहीं। तो 2013 का बताना है कि 2013 में कौन से उच्च न्यायालय स्थापित हुए हैं। तो मेघालय और त्रिपुरा दूसरा और चौथा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा बी, केवल 2 और 4, दूसरा चौथा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यानी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में इन चारों में से कौन सा नहीं आता है? ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार या डी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो फ्रेंड्स ये प्रारंभिक, निरीक्षण और अपीलीय, ये तीनों ही उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार है। लेकिन ये जो पहला दिया हुआ है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ए है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। उसका कारण दिया गया है आर, कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम फिर से देखेंगे इनको कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये हमारा जो ए है वो करेक्ट है, और आर है वो देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, केवल मौलिक अधिकारों के लिए। तो ये जो आर है ए की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए परमादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ साथ किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स ये कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत करता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और उच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ए, अनुच्छेद 230, बी, अनुच्छेद 231, सी, अनुच्छेद 232 या डी, अनुच्छेद 233। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर किया गया है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख? भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है, यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस का, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय के अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार तथा अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। मतलब कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? अनुच्छेद 231 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। और दूसरा दिया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, पहला जो कथन देखते हैं हम, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो रीति है, तरीका है, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के यानी तरीके के समान है। यानी विधि एक, तरीका एक ही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की एक ही तरीका है। और दूसरा है, तो ये फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला वाला है कथन, ये सही है। दूसरा है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो किसी अन्य न्यायालय में या न्यायाधीश के या वकील के पद पर कार्यरत नहीं होगा। लेकिन उच्च न्यायालय के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ए 1 माह तक, बी 3 माह तक, सी 6 माह तक या डी 9 माह तक। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, केवल 3 माह तक ही बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को बंदी बना करके रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।